दर्शकबिन नमस्कार। यो कार्यक्रम प्रिमियम हेल्थ हब विथ आया नवीनलाई तपाईले सुदर्शन टेलिभिजन र यसका विभिन्न माध्यमहरुबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमलाई आज हामी फरक तरिकाले प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं। हामी विशेष गरी यो कार्यक्रममा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न कुराकानी, जानकारी, छलफल लगायतका विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौं भने आज हामी भारतको पलिया कलामा आएर हाम्रो कार्यक्रमलाई रेकर्ड गर्दैछौं। हामीसँग विगत 50 वर्षभन्दा लामो समयदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा योगदान दिँदै आउनुभएका डाक्टर हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामी उहाँको प्रोफेसनल लाइफ र व्यक्तिगत जीवनको बारेमा पनि थोरै कुराकानी गर्नेछौँ। नेपाली भाषामा प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। आज हामी भारतमा भएकाले उहाँले लामो समयदेखि हिन्दी भाषालाई बोल्दै आइरहेकाले भाषामा हामी थोरै मिक्सअप गरेर आजको कार्यक्रमलाई गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर अनिल कुमार कपुर, एके कपुर हुनुहुन्छ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ डाक्टर एके कपुरलाई। कार्यक्रममा स्वागत छ सर। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? आराम हुनुहुन्छ? स्वास्थ्य स्थिति कस्तो छ? राम्रो हुनुहुन्छ। तपाईँ विगत 50 वर्षदेखि स्वास्थ्यमा समर्पित हुनुहुन्छ। डेडिकेटेड टु हेल्थ, यु आर डेडिकेटेड टु हेल्थ फ्रम लास्ट 50 इयर्स, मोर देन 50 इयर्स। कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ? कस्तो फिल गर्नुहुन्छ? ये अच्छा है क्योंकि नेपाल और भारत का बॉर्डर है। यहाँ पे स्वास्थ्य की हेल्प जो है बहुत कम मिलती थी लोगों को, और नेपाल आज से 50 साल पहले वहाँ पे बहुत कम था। अब तो नेपाल बहुत अच्छा हो गया है स्वास्थ्य के लिए। तो मैं आया था यहाँ पे 50 साल पहले, तो मेरे दोनों पेशेंट थे, हमारे भारत के भी पेशेंट थे, नेपाल के भी पेशेंट थे। नेपाल के पेशेंट्स बहुत अच्छे पेशेंट होते थे, वो सब चीज़ को फॉलो करते थे। भोले वाले नेपाली पेशेंट हुआ करते थे। अच्छा, शुरुआत करना चाहते हैं आपके बचपन से। एज अ चाइल्ड कस्तो हुनुहुन्थ्यो? बाल्यकाल कस्तो बित्यो तपाईको? हाँ, मैं जब छोटा था तो कता जन्मिनु हो खासमा? जन्म चाहिँ कता भयो तपाईको? छोटा था मैं तो लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में मैं हुआ था, वहीं पे पैदा ही हुआ था। और वहाँ से मैंने हाई स्कूल और इंटर किया। इंटर करने के बाद तब मेडिकल में आने के लिए CPMT हुआ करता था, कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट। उसमें मैंने फर्स्ट टाइम में ही क्लियर कर लिया और मुझे जो उसमें चांस मिल गया मेडिकल कॉलेज लखनऊ में। और फिर मैंने वहीं से पूरा कोर्स किया, MBBS किया, और वहीं से मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया मेडिसिन में, इंटरनल मेडिसिन में। 1972 में आपने MBBS किया? हाँ, यस, मेरा बैच का नंबर था 1968। तो वी कंप्लीटेड इन 1972। और 1 साल का इंटर्नशिप था, और उसके बाद ये रेजिडेंशियल जॉब्स होती है 3 साल की, वो किया। और उसके बाद पीजी में 78 में हमारा कंप्लीट हो गया। वहाँ से आने के बाद इधर मुझे पलिया में आना हुआ। पलिया में आने के बाद फिर तो मेरे पेशेंट बढ़ते चले गए। पढ़ाई में कस्तो हुन्थ्यो? पढ़ाई ठीक था, मेरा सब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया था। बाल्यकालदेखि राम्रै हुनुहुन्थ्यो कि पछि सुधार गर्नुभयो? हाँ, वो तो रहेगा। बचपन से अच्छे थे? हाँ। पढ़ाई में फिर MBBS गर्नुभयो, त्यसपछि पलियाको यात्रा पनि भन्नुभयो। अनि फ्यामिलीको कुरा गरौँ, फ्यामिलीमा को हुनुहुन्थ्यो? अब इस वक्त फैमिली में मैं हूँ। उस वक्त तो मेरी वाइफ थी, मैं था, और कोई नहीं था। फिर बाद में बच्चे हुए। MBBS से पहले शादी कर लिए थे? नहीं, MBBS करने के बाद जब मेरा PG हो गया तब शादी हुआ। त्यति बेला तपाईको स्कुलिङ गर्ने बेला, पढ्ने बेला सेवा सुविधाहरू, मेटेरियल्सहरू, कपी किताबहरू पाउँथ्यो मजाले? कति पाउनुहुन्थ्यो? अवेलेबल थे सारे मटेरियल्स? हाँ, सब था, सब मिलते थे। कॉपी किताब लिखने के लिए सब मिलता। कैसे लिखते थे? अभी तो पेन सब होते हैं। हाँ, तब तो 2 तरीके के पेन थे। एक तो
निब वाले पेन हुआ करते। शाही वाले। हाँ, सही वाले। हाँ। उसके बाद ये आ गए डॉट पेन्स। डॉट पेन्स। आपके माँ बाप क्या करते थे? मेरे फादर भी डॉक्टर थे, वो होम्योपैथिक के डॉक्टर थे। हाँ। और माँ घरेलू हाउसवाइफ। आपको ये डॉक्टर बनने के लिए कैसे इंस्पायर हुए? किन लाग्यो तपाईँलाई म डॉक्टरै बन्नुपर्छ भनेर? केही इन्सिडेन्टहरूले? एक्चुअली मेरे फादर डॉक्टर थे, तो उनका बड़ा मन था कि घर से और भी कोई डॉक्टर बने। तो फिर इसमें आया, इसमें और मेरा जॉब मतलब पूरा हो गया, क्लियर हो गया मैं एक अटेम्प्ट में। फिर तो सब चीज़ आसानी से होती थी। बीए कहिले गर्नुभयो? हाँ, बीए शादी कब किया? शादी? हाँ, कितने साल हो गए? शादी हमारी हुआ 79 में। 79 में। हाँ, एमबीबीएस के एक साल बाद। एमडी के एक साल बाद। एमडी के एक साल बाद। एमबीबीएस बीए चाहिँ लभ म्यारेज थियो कि एरेन्ज म्यारेज? ये अरेंज मैरिज थी। त्यति बेला त माया प्रेम लभ भन्ने हुन्थेन होला? एक्चुअली फैमिली जो थी हमारी, उसमें मोस्टली हमारे बैच के लोग लव मैरिज में गए थे। मगर मैंने अरेंज के लिए ऑप्ट किया। बातचीत हुआ कि फैमिली ने जो बोला वही कर दिया? वही कर दिया। त्यसपछिको बीए भन्दा पहिला र बीए पछाडिको जीवनमा के फरक पाउनुभयो? लाइफ चेन्जेसहरू केही पाउनुभयो? लाइफ चेंज तो बहुत हो जाता है इसके बाद। शादी के बाद? हाँ, बहुत चेंज पूरा बदल जाता है। हाँ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। अनि त्यसपछि तपाईँको फ्रेन्ड सर्कलहरू कस्तो थियो त्यति बेला? अब जैसे हम यहाँ पलिया में आने के बाद फ्रेंड सर्कल से आप दूर हो जाते हैं। आपका एक मोटो होता है कि आप अच्छे से अच्छा काम करें और अपना घर चलाएं। तो पेशेंट्स जो हमारे जो फ्रेंड्स होते थे, वो भी यही काम में लगे हुए थे कि अपनी प्रैक्टिस को संभालें, अपना सर्विस को संभालें। तो फिर बीच में कांटेक्ट जो लिमिटेड हो गया। अब फिर से चालू है, हम लोग काफ़ी जुड़े हुए हैं, फेसबुक से जुड़े हुए हैं। हमारा एक एसोसिएशन है, जॉर्जियंस एसोसिएशन, उसमें हम लोग काम करते हैं। एमबीबीएस वाले साथी? हाँ, एमबीबीएस को ही जॉर्जियन मानते हैं। अच्छा, तपाईँले एमबीबीएस गरेर शारदा सुगर फ्याक्ट्रीमा पनि काम गर्नुभयो एज अ मेडिकल अफिसर? 9 months मैंने वहाँ जॉब किया। 9 महिना। त्यसपछि कपुर हस्पिटल खोल्नुभयो? हॉस्पिटल नहीं था मेरा, कपूर क्लिनिक था। कपूर क्लिनिक खोल 9 महिना काम गर्ने बित्तिकै खोल्नुभयो? वो 9 महीने काम में मतलब कोई काम तो था नहीं। तो बस समझ लीजिए। टिम बनाएर खोल्नुभयो कि एक्लै खोल्नुभयो? अकेले किया। त्यति बेला रोगहरू कस्तो हुन्थे? कस्तो रोगहरू धेरै देखिन्थे? उस समय जो थे संचारी रोग ज़्यादा होते थे। और जो बाकी रोग होते थे, जैसे वो उनका डायग्नोसिस पुअर डायग्नोसिस होता था यहाँ पे। क्योंकि बहुत सारे जो साधन थे, जो टेक्नोलॉजीज थी, वो कुछ नहीं थी यहाँ पे। तो क्लिनिकल डायग्नोसिस पे आपको करना पड़ता था। और मोस्टली पेशेंट ठीक हो जाया करते थे, उनका इम्यूनिटी अच्छा था। अब जो है वो पेशेंट को ठीक होने में टाइम लगता है, उनकी इम्यूनिटी खराब हो चुकी है, स्पेशली ये कोरोना वायरस के बाद बहुत खराब हुआ है। उस टाइम नेपालबाट कति आउँथे बिरामीहरू? नेपाल के पेशेंट बहुत आते हैं, शुरुआत से ही आते हैं। शुरुआत से 50 साल पहले? ज़्यादा कैसे कस्तो खालको पेशेंट आउँथे? ज़्यादा वहाँ पे सबसे पहला जो थी, वहाँ पे टीबी बहुत ज़्यादा थी। टीबी बहुत ज़्यादा टीबी थी। और टीबी के लिए वहाँ एक्सरे मशीन तक नहीं थी। हॉस्पिटल वालों ने लगाई सबसे पहले। सेती अंचल अस्पताल वहाँ उन्होंने लगाई। फिर वो शुरू हो गया। फिर इनका इंडिया से कोऑपरेशन हुआ मेडिसिन के लिए। तो अब उतना नहीं है। अब वहाँ पे जो बीमारी चलती है वो चुरुट है, उसका कारण। ये सांस फूलने का बीमारी हो जाता है, और स्पेशली इन ओल्ड एज में आते हैं। क्योंकि अब जो नया फ्रेश है लड़का बच्चा, वो नहीं करता, ये स्टेरॉइड ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करते हैं। ये जो पुराना ओल्ड एज वालों ने किया हुआ है, बीड़ी चुरोटहरूले गर्दाखेरि उनका पेशेंट है। छातीहरू पनि बिग्रेको आउँथे हैन? चेस्ट का प्रॉब्लम ज्यादा था। वहाँ हार्ट पेशेंट बहुत कम होते थे तब।
सब तरीके के पेशेंट हैं वहाँ। पेसेन्टहरू चाहिँ कसरी आउँथे, बिरामीहरू कसरी आउँथे त्यति बेला? गाडीको सुविधा थियो 50 साल पहले? ट्रेन चलती थी। ट्रेन चलती थी। नेपाल से कैसे आते थे? नेपाल से वो गौरी फंटा है, हाँ, गौरी फंटा से ट्रेन पकड़ के पली आ जाते थे। अरू बसहरू त थिएन होला? हाँ, मगर प्रॉब्लम बहुत होती थी, उनको रहने की जगह नहीं है, पड़े रहते थे बाहर स्टेशंस पे। मगर उनका रिकवरी रेट अच्छा होने की वजह से सेटिस्फाइड थे, वो खुश रहते। रहते। त्यसपछि अहिलेको उपचार र त्यति बेलाको ट्रिटमेन्टमा के फरक छ? अब तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है पहले से बहुत अच्छा ट्रीटमेंट। टेक्नोलॉजी भी आयो। हाँ, टेक्नोलॉजी आई है, और टेक्नोलॉजी आने के बाद वो ऐसी टेक्नोलॉजी है कि पब्लिक के लिए हो गई है। ना पहले होती थी VIPs के लिए, वही बड़े हॉस्पिटल्स में होती थी। अब ये जनरल हो गई है, सबको मिलती है। संतुष्टि कतिको हुनुहुन्छ बिरामीहरूको उपचार गरेर? अच्छा है नेपाल। एक्चुअली मैंने बताया था कि नेपाल के लोगों को अगर आप बता दें कि ऐसा करना है तो वो अच्छे से फॉलो करते हैं, और रिकवरी रेट और संतुष्टि रेट अच्छा है। अनि त्यति बेला कस्टली कतिको खर्च कतिको लाग्थ्यो बिरामीहरूलाई? हाँ, पहला तो मेरा फीस बहुत कम था। हाँ, 5 फिर 15 हुआ, फिर 50 हुआ, अब ज़्यादा हो गया है। तो टॉयलेट करवाते थे उसको, और तब ऐसा भी नहीं था कि अगर किसी ने कहा कि हम पुअर हैं या ये हैं तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। फ्री में ट्रीटमेंट खर्चे भी लिमिटेड थे। ट्रिटमेन्ट फ्रीमा गरिदिनुहुन्थ्यो? हाँ, हो जाता था। अहिले पनि गर्नुहुन्छ? हाँ, अब मुश्किल है। अहिले कोही बिरामीहरू खर्च छैन भन्ने आयो भने, पैसा छैन भन्ने आयो भने फ्री गर्नुहुन्छ? हो जाता था। अभी करते हैं आप? हाँ, फ्री में ट्रीटमेंट? कोई गरीब पेशेंट आया तो फ्री में कर देते थे? हो जाता है, उनका सारा काम हो जाता है। अच्छा, मगर वो जब नेक्स्ट विजिट में आते हैं तो पूरा कर देते। नेपाली पेशेंट र इंडियन पेशेंटमा के फरक हुन्छ? बहुत फर्क है। नेपाली पेशेंट ऑनेस्ट है, सॉफ्ट है, आपकी बात को मानता है, और अपने पेशेंट चूँकि पॉवर्टी है उनके बीच में, तो वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता है, बड़े हॉस्पिटल्स में घुस नहीं सकता है। एक तो ये हो गया, और जो इंडिया का पेशेंट्स है ये एग्रेसिव है। आपने सुना होगा आजकल बहुत सारे केसेस होते हैं मारपीट के और इसके, गुस्सा करने के, इसका करने के, तो ये एग्रेसिव लोग हैं। इनको तो मतलब अब इनके लिए अलग से स्टाफ रखना पड़ता है कि इनकी काउंसलिंग ठीक से हो। ये बाहर के पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम नहीं है, नेपाल के स्पेशली पेशेंट में प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास तो स्पेशल लौट के काठमांडू तक से आते हैं पेशेंट। वो पहले यहाँ रहते थे धनगढ़ी में, बाद में शिफ्ट कर गए काठमांडू, लेकिन उपचार आप ही से कराते? हाँ, तो वो वापस यहाँ आते हैं। पोखरा है, वहाँ से भी खूब आते पेशेंट। अनि तपाईँले नेपाली पेशेन्टहरूलाई फरक व्यवहार गर्नुहुन्छ कि ट्रिटमेन्ट गर्ने तरिका सेम हुन्छ? ट्रीटमेंट तो होता है एक्चुअली। एज ए पेशेंट हेर्नुहुन्छ कि ये नेपाल का है, ये इंडिया का है, ऐसे हेर्नुहुन्छ? ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। जो भी है आपके लिए पेशेंट है, उसको कैसे ठीक करना है वो मैटर करता है। तो मैं आपको बोलता हूँ कि एटलीस्ट 40 से 50 बार मेरा कंप्लेंट हो चुका है कि हम लोग नेपाली पेशेंट को देखते हैं, इंडिया के पेशेंट को नहीं बाद में देखते हैं। तो ये कई बार कंप्लेंट हुआ है, मगर हमारे जो सीनियर्स हैं और इस चीज़ को समझते हैं, उन्होंने भी काम किया हुआ है। जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। तो वो यहाँ पे जो बताया मैंने आपको कि यहाँ के पेशेंट्स जो हैं बहुत एग्रेसिव हैं, तो उनके दिमाग में उल्टा पुल्टा रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। नेपाल के पेशेंट्स आते हैं, अपना नाम लिखाते हैं, बैठते हैं, दिखा के आराम से जाते हैं और हमेशा संतुष्ट रहते हैं। अहिले तपाईँले पाउनुभयो होला सबै टेक्नोलोजीमा डिपेन्डेन्ट छन्। डक्टरहरूले बिरामीलाई भन्दा उसको रिपोर्टलाई धेरै मान्यता दिन्छन्
डक्टरले बिरामीलाई चेक गर्दाखेरि छुनु पनि परेन, रिपोर्ट हेर्ने, त्यसपछि उसलाई पनि लाग्छ कि पेसेन्टलाई मलाई डक्टरले छोएन, मलाई छोएर राम्ररी हेरेन, रिपोर्ट हेऱ्यो, मलाई डक्टरले होइन कि टेक्नोलोजीले उपचार गरिरहेछ भनेर डक्टरको रेस्पेक्ट चाहिँ जुन छ त्यो अलिक खस्केको जस्तो पाउनु भएको छैन? ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी में अपडेट हैं हम लोग, कोई ऐसी कमी नहीं है किसी टेक्नोलॉजी में। उनको जो चाहिए, अब सर्जरी का पेशेंट है तो ही उनको सर्जन के पास जाना पड़ेगा। आज से करीब 40 साल पहले नेपाल के अंदर एक डॉक्टर थे, मैं उसका नाम नहीं कर पाया, वो ट्रिपल एफआरसीएस थे। एफआरसीएस होता है ये सर्जन्स की डिग्री है, ये हाईएस्ट डिग्री होती है, और उन्होंने 3 टाइम्स किया होता है। तो हम लोग उनको बहुत रिस्पेक्ट देते थे, क्योंकि अब हमारे इंडिया में भी इतना पढ़ा लिखा एफआरसीएस के इतने लोग नहीं हैं, 2-3 थे खाली। तो सर्जरी वहाँ हो सकती थी बहुत बढ़िया, मगर चूंकि सामान नहीं होता था तब, तो वो इंडिया की तरफ आते थे, इंडिया के उसमें ज़्यादा ध्यान देते हैं कि इंडिया में बढ़िया होता है सर्जरी। पछिल्लो समय मैले तपाईँको एउटा पर्चा देखेको थिएँ, तपाईँले यहाँबाट चाहिँ नेपाल रेफर गर्नुभएको थियो, सिपी हस्पिटल गरेर छ धनगढी स्थित सिपी हस्पिटल, डॉक्टर चंद्र प्रकाश पांडे हुनुहुन्छ, वहाँ के उधर आपने इधर से रिफर किया था सर्जरी का पेशेंट? कई बार किया है। नेपाल पनि रिफर गर्नुहुन्छ? यहाँ संभव भएन भने आवश्यकता अनुसार जहाँ पे उनको अच्छा होगा वहीं पठाते आप? अब उसका रीजन यही होता है कि सीपी हॉस्पिटल के डॉक्टर वेल क्वालिफाइड हैं, और उनके जो रिपोर्ट्स हैं वो हमें सेटिस्फाइड करती हैं, और सर्जरी बहुत अच्छी करते हैं। तो अब हम लखनऊ भेजें, दिल्ली भेजें, तो क्या फायदा है? आपके यहाँ सीपी में होता है ये काम, आप करा लो, तो अगर उसको मन करता है तो करा देते हैं। और जगह भी कोई है स्पेसिफिक आप रिफर करते हैं इधर से? हाँ, अब निसर्ग हॉस्पिटल एक वहाँ पे है, वहाँ पे भी बहुत अच्छा है, वहाँ के लिए भी बोलते हैं कि वहाँ चलो। इधर आपको संभव हुआ तो इधर कर दीजिए। एक्चुअली क्या फैमिली है, 2 लोग हैं फैमिली में, तो इधर आएंगे इंडिया में, तो इंडिया का ट्रीटमेंट जो है ना बहुत कॉस्टली हो गया है, उसके हिसाब से निसर्ग का ट्रीटमेंट जो है ठीक है और उतना कॉस्टली नहीं है, तो प्रिफर करते हैं। वहाँ पे होता भी सब कुछ जो हमें चाहिए वो वहाँ होता है, तो हम लोग भेज देते हैं, वहाँ से रिजल्ट्स भी आते हैं, पेशेंट भी वापस आ जाता है, आपको शुक्रिया भी करता है। शुक्रिया भी करता है। अब नेपाल इज चेंज्ड। पहले तो उधर आज से 30 साल हुआ, उधर कर्णाली ब्रिज है ना, कर्णाली ब्रिज बने हुए 30 साल हुआ। 30 साल से पहले हम कैपिटल से कनेक्टेड नहीं थे, राजधानी से कनेक्टेड नहीं थे, तब तो इंडिया के यहीं पे डिपेंडेंट होना पड़ता था, सामान के लिए हो या उपचार के लिए हो। यहाँ पे आते हैं ना, एक्चुअली क्या हुआ, इतना लॉन्ग टर्म हो गया आपके यहाँ, तो थोड़ा सा फेथ कम हुआ, तो फिर इंडिया आते थे, यहाँ हमसे बात करते थे हम क्या करें, तो फिर नियरेस्ट अच्छे हॉस्पिटल्स में भेजना पड़ता था सर्जरी के लिए, और रिजल्ट्स अगर बढ़िया आ जाता था तो बहुत खुश होते थे, फिर उनको मुझे कहना नहीं पड़ता था कि आप वहाँ जाओ, वो खुद ही चले जाते। रेफरिंग अब कम हो गई है नेपाल। काठमांडू भी, जब से काठमांडू का मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे 2 हैं, एक गंगालय करके है, कार्डियक, वो भी अच्छा है, वीर हॉस्पिटल है, ये भी अच्छा हॉस्पिटल है। आप गए कभी नेपाल? हाँ गए हम। कुन ठाउँमा पुग्नु भएको छ? नहीं, हम तो बस घूमने गए थे वहाँ पे, और वीर हॉस्पिटल देखा था मैंने, और यहाँ देखा था, ये गंगालय देखा था, और यूनिवर्सिटी देखी थी। अब अभी इस वक्त धनगढ़ी के अंदर एक मुस्लिम डॉक्टर है, क्या नाम है? मिराज आलम। हाँ, मिराज आलम, उन्होंने बाहर से किया था MBBS, उसके बाद यहाँ आए, फिर यहाँ भी उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, एंडोस्कोपी में काम किया है, अब सर्जरी अच्छी कर रहे हैं। उनसे भी जान पहचान है आप? मेरी जान, उनकी पूरी फैमिली से जानते हैं। नेपालको धनगढीमा कति जानु भएको छ?
अथवा अरू ठाउँ पनि कतिको जानुभएको छ? वो हम इतने साल के 75 इयर्स के हो गए, तो अब बहुत कम जाते हैं नेपाल। पहले जाते थे, खूब जाते थे। अब हमारे साथ के जो लोग हैं वो सब ऊपर चले गए। अब बहुत कम लोग बचे हैं। नेपालसँग जोडिएको कुनै इन्सिडेन्ट, कुनै घटना था याद छ तपाईँलाई सुनाउन मिल्ने? हाँ, नेपाल जो है ना, हम लोग बहुत जैसे मॉर्निंग में नेपाल 9 बजे गए, तो एक तो वहाँ पे पहले वो मिलता है गाड़ी पास करने वाला बॉर्डर में, तो वहाँ कोई पैसा नहीं लगा हमारा। वो कुछ बोलते हैं उसको सुविधा हमेशा चले जाते थे। अच्छा, सब पहचानते उधर आपको? सब पहचानते थे। और उसके बाद जब शहर में गए तो बहुत मुश्किल होता, तो मेरे घर चलो, तुम मेरे घर चलो, मेरे घर चलो। जब मैं वहाँ से लौट के आता था तो इतनी सारी सब्जी वब्जी सब हमको दे देते थे, ले जा। तो ये चीज थी ना, लव एंड अफेक्शन बहुत था। अभी लास्ट टाइम कब गए थे आप? लास्ट टाइम मैं 2 साल पहले गया था। एक हमारे मित्र थे वहाँ पे, संपत लाल, उनका डेथ हुआ पिछले साल। तो आपके यहाँ डायलिसिस यूनिट खुल गया है, डायलिसिस होना, और फ्री डायलिसिस होता है। फ्री डायलिसिस होता है। तो संपत लाल जी बहुत रईस आदमी, काफी महान, क्या ठीक ठाक था। तो वो भी वहीं डायलिसिस कराते थे, क्योंकि डायलिसिस वहाँ अच्छी होती। तो उन्होंने एक वो किया था, कार्यक्रम किया था, बाबा लोग तमाम आए थे, तो मैं वहाँ पे भी गया था। और जेसिस पहले था धनगढ़ी में, जेसिस, तो वो लोग हमारे आते थे, हम लोग बहुत अच्छे कार्यक्रम होते थे। अब का पता नहीं, जेसिस पनि छ, अहिले पनि हुन्छ कार्यक्रमहरू। उपचार बाहेक अरू के गर्नुहुन्छ? ट्रिटमेन्ट बाहेक अरू के गर्नुहुन्छ? सेवाको काम त गर्नुहुन्छ, त्यो बाहेक? देखिए वहाँ पे हमाल साहब हैं, जिनकी गोपाल हमाल, गोपी हमाल अभी मेयर है, वो मेयर हुए हैं। धेरै राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ, जनताहरूले रुचाइराख्नु भएको छ उहाँको काम। तो हमाल साहब क्या, एक फंक्शन होता है हर साल, वो ब्लड डोनेशन था। तो ब्लड डोनेशन के फंक्शन में उनका स्टाफ डोनेट करता है, शहर भी ब्लड डोनेट करता है, और वो अपने एम्प्लॉइज को ऑनर करता है। तो मैं वहाँ पे भी, उनके यहाँ भी गया था। अहिले त उहाँले धनगढीलाई धेरै राम्रो बनाउनु भएको छ, सपा धनगढी भनेर अभियान चलाएर सपा सुन्दर एकदम राम्रो बनाएको छ। लाइटिङहरू भयो, त्यसपछि त्यहाँको सरसफाइ भयो, सबै परिवर्तन, स्कुलहरू पनि राम्रो बनाउनु भएको छ। अस्पतालहरूमा जो गरिब हुन्छन् 10% चाहिँ गरिबहरूलाई निःशुल्क उपचार गराउने व्यवस्था गर्नुभएको छ। अहिले मेयर हुनुभएको छ, जानते ना मेयर? हाँ, जानता हूँ मैं उनको, यहाँ से हम लोग नगरपालिका का प्रमुख होता है। हमने उनको सपोर्ट भी किया था। वो हमारे उसमें है, मीडिया में, सोशल मीडिया में। तो यहाँ से हम लोग, अभी ये दिल्ली का सिस्टम है ना, मोहल्ला क्लिनिक वाला, उस्तै सिस्टम त्यहाँ पनि लागू गर्नु भएको छ, वडा क्लिनिक भनेर। त्यसमा चाहिँ निःशुल्क रूपमा उपचारहरू गर्ने, वडामा गएर उहाँले आफूले पाउने गाडी, सेवा सुविधा, त्यो सबै त्यसमा लगाउनु भएको छ। जो भी उनका फी होता है ना, वो का सैलरी होती है ना, उससे भी उनने समाज सेवा में लगाया है। क्या कहना चाहते हैं उनको, कोई संदेश? बढ़िया है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अब चूंकि वो उसमें है, गवर्नमेंट में नहीं है, उसमें है, जैसे गवर्नमेंट का MP MLA होता है, उसमें नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से, पार्टी कोई पार्टी से नहीं है, कोई पार्टी से स्वतंत्र रूप से। तो उतना काम नहीं कर पाते हैं जितना उनका मन होता है, मगर उनका नाम बहुत है वहाँ काम के लिए। स्पेशली एक पेड़ है वहाँ पे, उस पेड़ के नीचे उनकी मीटिंग होता है। अच्छा, बहुत सारे लोग आते हैं, जनरल पब्लिक के लोग आते हैं। तो जो छोटे हमाल साहब हैं, उनकी माँ है, तो मैं उनका ट्रीटमेंट करता हूँ। तो अब पहले वो बहुत, मतलब 80 इयर्स की हो गई। अच्छा, तो हमारे फैमिली मेयर होने के बाद मिले, भेट्नु भएको छ? हाँ, मेयर होने के बाद। मेयर भइसकेपछि भेट्नु भएको छ? उनसे मेरा भेंट नहीं हुआ।
मगर कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन है। सोशल मीडिया देखते हो? हाँ, सोशल कैसा लगता है अब जो आपको धनगढ़ी, पहले धनगढ़ी देखे थे, अभी सोशल मीडिया में देखते हैं, अच्छा काम हो रहा है, सुनते हैं? बहुत काम हो रहा है। पहले 2 बैंक था वहाँ पे धनगढ़ी में, हाँ, अब 16-17 बैंक है। हाँ, इतना बैंक हमारे प्लेयर में नहीं है। हाँ, तो डेवलपमेंट तो बहुत है। आपका जो अभी ये चीफ मिनिस्टर बने हैं, हाँ, है ना, हाँ, इसमें धनगढ़ी में, हाँ। तो धनगढ़ी का चीफ मिनिस्टर जो हमारे फ्रेंड है कमल बहादुर साहब। उसके सामने है उनका वो, तो वो लोग बताते हैं मुझे आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि बहुत हाई अप हो जाते हैं वहाँ के। ठीक है, वहाँ बढ़िया चल रहा है सब। तपाईँको यो जीवनमा टर्निङ पोइन्ट केलाई मान्नुहुन्छ? टर्निङ टर्निङ पोइन्ट अफ योर लाइफ। समझ गया। टर्निंग पॉइंट एक्चुअल क्या बताएं, ये जो था 78-79 में जो पीजीज होते थे उनको बहुत स्कोप होता था। तो मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे यहाँ पलिया ला दिया। बस यही टर्निंग पॉइंट हो गया। उसके बाद मैं निकल नहीं पाया यहाँ से। वही इसमें बहुत अच्छे जॉब मिलते थे, दिल्ली में मिलते थे, लखनऊ में भी मिल जाते थे। अगर उन्होंने कहा चलो नहीं हम चलते हैं, वो तो गायब हो गए, मुझे छोड़ गए वो यार। उनका भी बड़ा अच्छा होता था कि कुछ जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनके लिए कुछ करना चाहिए, मगर वो फिर गायब हो गए। ये 50 साल तो खाली मजाक की बात नहीं है, बहुत होता है, बहुत होता है। 50 सालदेखि तपाईँ 3-4 जेनरेसन भन्दा पनि 4 जेनरेसन ट्रिटमेंट कर रहे हैं। 4 जनरेशन पलिया आएरै साथीले ल्याएरै संभव भयो। देखिए वहाँ पलिया में धनगढ़ी में ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं। हाँ, सब किसी से भी पूछेंगे, स्पेशली जो 40 के अबव है। हाँ, हजुर बुवा बाजे, हाँ, बुवाको उमेरको अहिले तपाईलाई अहिलेका युवाहरूले पनि रुचाउनुहुन्छ। तपाईको नाम हामी बचपनबाटै सुन्दै आइरहेछौँ। आपके यहाँ एक वो है बॉर्डर पे काम करते हैं वो लोग। एक्चुअली क्या होता था वहाँ से जो गर्ल्स होती हैं वो इंडिया में स्मगल कर दी जाती थी, माइती नेपाल। हाँ, तो वो लोग बॉर्डर पे काम करते थे। मैं उनका मेंबर था। अगर यहाँ कुछ पता लगता है तो मैं उनको इन्फॉर्म करता हूँ। अच्छा। तपाईको जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मान्छे कसलाई मान्नुहुन्छ? कोई लोग है आपके जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट है? सबसे इम्पोर्टेंट तो क्या हमारी फैमिली के मेंबर्स ही हैं जो मेरे साथ यहाँ रहे, और दूसरे हमारे फ्रेंड्स हैं। डॉक्टर भए नभएको भए के हुनुहुन्थ्यो होला? तपाईँ डॉक्टर नहुनु भएको भए के हुन्थ्यो होला? के हुनुहुन्थ्यो? कोई स्कोप नहीं है। मेरा टारगेट यही था कि आप डॉक्टर नहीं होते तो क्या बनते? अगर डॉक्टर नहीं बनते तो? नहीं, मेरा टारगेट यही था, डॉक्टर बनना है, जैसे भी करके बनना है। आपके लाइफ में ये लाइफ स्पैन के दौरान आपका सबसे इम्पोर्टेंट मेमोरेबल मोमेंट कोई है? वैसी घटना, त्यस्तो घटना कुनै छ याद? कई घटनाएं होती हैं उसके अंदर जो आप कभी भूल नहीं सकते, वो इसी घटना। एक्चुअली यहाँ पे कुछ साल पहले टेररिज्म बहुत था। हाँ, तो उसमें टेररिस्ट मेरी डॉटर को उठा ले गए मनी के लिए। वो एक ऐसी थी कि उसमें जो यहाँ के लोग थे हमारे लोकल पलिया के, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी। और उसके अंदर एक और बात थी, तब एक स्टाफ था मेरा नेपाल से, चौधरी। आजकल उसने खोला हुआ तरिया चौराहे पे उसका है मेडिकल। तो वो जैसे वो आप वहाँ बैठे हुए हैं तो वो लोग टेररिस्ट आए थे और उसने उनको रोक लिया।
उनके पास AK-47 थी, उनको पकड़ AK-47 पकड़ रही थी, उसको पता नहीं था कि कौन सी गन है। तो वो दोनों चीज एक साथ जुड़ी हुई थी। ये तो पलिया के लोगों का सपोर्ट और वो हमारे चौधरी साहब, एक दो भाई थे वो। एक गोबरेला जगह है नेपाल में, धनगढ़ी के आसपास, महेंद्रनगर, गोबरिया है, महेंद्रनगर, गोबरेला बोलते हैं। अच्छा। वो वहाँ का प्रधान भी हो गया था और उसका एक्सीडेंट में डेथ हुआ। दूसरा भाई आपने हमें बताया अभी, लेकिन नेशनलिज्म और ट्रीटमेंट दोनों एक साथ नहीं आते। नहीं, आना नहीं चाहिए। ट्रीटमेंट आपका प्रोफेशन हो गया। हाँ, नेशनलिज्म तो मतलब एक राष्ट्रवाद है। हाँ, राष्ट्रवाद तो तब जरूरत पड़ेगी आपको, जैसे किसी कंट्री ने दूसरे कंट्री पे किया। हाँ, तो वो आएगा आपका नेशनलिटी के लिए। अब हम कोल्ड टाइम में हैं, तो उसमें तो कहीं नहीं आना चाहिए। अब वैसे भी वर्ल्ड एक हो गया है, आप कहीं पे भी जाएं, तमाम जगह कंट्री में वीज़ा नहीं है, कुछ नहीं, जा सकते हैं सब जगह। मेरा एक ही होता है कि मैं जब भी जाता हूँ, जैसे लोग जाते हैं, कोई गुरुद्वारे जाता है, कोई मंदिर जाता है, तो मैं उनको यही मानता हूँ कि मेरे सारे पेशेंट को ठीक होना चाहिए, उनको आराम मिलना चाहिए। ये मेरा एक बोल जाता है कि आप सुपर नेचुरल पावर मिलेगी तो ज़्यादा ठीक हो। पेशेंटलाई ठीक गर्न चाहिँ युज गर्नुहुन्छ। पेशेंट आते हैं, उनको ठीक होना चाहिए, आराम मिलना चाहिए। सारे पेशेंट को आप नहीं ठीक कर सकते, मगर अगर उनको आराम मिल जाए, वही बात है, वही आपकी संतुष्टि है। हाँ, वही मेरी संतुष्टि है। और मेरा एम भी यही है क्लिनिक के अंदर कि पेशेंट को आराम जरूर मिलना चाहिए, चाहे कितनी भी पेन में वो आता है, उसको आराम मिलना चाहिए। क्लिनिक से आप छुट्टी कितना लेते हैं? खुद का ही क्लिनिक है, लेकिन छुट्टी कितना लेते हैं? बहुत कम लेते हैं। हमारे सारे घर के लोग परेशान रहते हैं, छुट्टी ले लो। छुट्टी नहीं लेते हैं। लाइफ को देखे तो कैसा लगता है? हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। अब पॉजिटिव रहना चाहिए। गुड एंड बैड थिंग्स तो अक्सर हुआ करती हैं, मगर पॉजिटिव रहना चाहिए। अप्स एंड डाउन तो भइहाल्छ। बिल्कुल, सबके आते हैं, बिजनेस में भी आते हैं, उसमें भी आते हैं, मगर हमेशा पॉजिटिव रहेंगे तो फिर ठीक रहेंगे। पैसालाई कसरी लिनुहुन्छ? मनी मैटर गर्छ? और पैसा आता है, पैसा अपने आप लोग दे जाते हैं। अगर आप उनका काम करते हैं तो वो पैसा आपको आपके लिए पैसा मैटर करता है? नहीं, सेकंड है। सेकंड है, खाली साधन है। हाँ, साधन नहीं, मतलब ये सेकंड है, उसका भी रीजन है। हाँ। अब इंडिया में हम लोग रहते हैं, यहाँ पे स्कूलिंग बहुत महंगी है, बच्चों की फीस बहुत महंगी है। तो और हम जैसे विलेज में रहते हैं, तो बच्चा अगर बाहर जाएगा शहर में तो बहुत खर्चे आ जाते हैं उसके, तो उसको पूरा करने के लिए आपको पैसे की जरूरत है। बस इसलिए पैसा है, अदरवाइज डॉक्टर्स के लिए पैसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। वहाँ इम्पोर्टेंट वन थिंग है, आप मुस्कुरा के करवाते हैं। अगर कोई पेशेंट इंटर करता है और मुस्कुराता है तो मैं जान जाता हूँ कि इसको रिलीफ मिल गया। पुनर्जन्म विश्वास गर्नुहुन्छ? रीइन्कार्नेसन? नहीं, उसमें नहीं करते। पुनर्जन्म में नहीं करते। यदि हुन्छ अथवा पुनर्जन्म हुन्छ भने के हुन चाहनुहुन्छ? पता नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, मगर ऐसा कुछ है नहीं। कोई ऐसा इंसिडेंट हो 50 साल के दौरान में, बिरामी ने आपको, पेशेंट ने आपको बोला हो, अथवा कोई एडवाइस उन्होंने दिया हो, बेस्ट एडवाइस यू रिसीव इन योर लाइफ? पेशेंट तो मतलब एडवाइस तो अपनी देते रहते हैं, उनका काम यही है कि आप में अगर कुछ कमी है तो वो बताएंगे। और तमाम जो नई नई चीज़ें आती हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वो भी देख के आते हैं, तो बोलते हैं डॉक्टर साहब ये भी यहाँ होनी चाहिए, ये भी यहाँ होनी चाहिए। मगर उसके में ड्रॉबैक यही होता है ना कि टेक्नीशियंस नहीं मिलते, तो बिना टेक्नीशियंस के आप सारे काम नहीं कर सकते।
जितनी चादर है उतना ही पैर फैला। उतने ही पैर फैलाइए। और कोई पेशेंट नेपाल से हो जिसने आपको शुक्रिया अदा किया हो ठीक होने के बाद, कोई इंसिडेंट, ऐसा पेशेंट जो एकदम नराम्रो स्थितिमा भएर पनि ठिक भएर गएपछि तपाईँलाई आएर चाहिँ संतुष्टि व्यक्त गरेको? ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। यही प्रॉब्लम। कुनै पर्टिकुलर याद छ तपाईँलाई? पर्टिकुलर राठी जी हैं। राठी जी हैं। वो बहुत बीमार हो गए थे एक बार। वो बीमार हुए थे 80 में, 80 में 2 भाई थे राठी जी। एक का तो शायद एक्सीडेंट हो गए थे। तो राठी जी बहुत बीमार थे, तब वो आए थे। तब से वो हमारे पेशेंट हैं, ऑलवेज हैप्पी। कोही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ नेपालीहरूलाई अथवा तपाईँको पेसेन्टहरूलाई, हेर्ने दर्शकहरूलाई केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ, केही भन्न चाहनुहुन्छ? नेपाल का तो संदेश देने के लिए यही है कि हमारे मित्र देश हैं और अच्छे पेशेंट्स हैं। हम हमेशा उनका भला चाहेंगे और उनके लिए काम करेंगे। कि नेपालीमा के भन्न चाहनुहुन्छ? नेपाली में कुछ बोल दीजिएगा तो हम बहुत संतुष्टि होंगे। हाम्रो देश ठुलो ठुलो। अब इसके आगे आप बताइए। जय नेपाल। जय नेपाल सबैको जय। जय नेपाल को हो गया, शुरू में ही हो गया। हाम्रो देश ठुलो ठुलो। ये आपका सॉन्ग है, वहाँ नेशनल सॉन्ग है। मैंने एक बार याद किया था, फिर अब उतर गया था। रातो र चन्द्र सूर्य। रातो र चन्द्र सूर्य। अब गाई, अब तपाईँ म्युजिकमा पनि धेरै इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ? वो पहले हमारे यहाँ आता था टीवी में, नेपाल रेडियो करके आता था, नेपाल टीवी करके आता था। उसमें एनटीवी, हाँ, उसमें बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स आते थे, नेपाली सॉन्ग। नेपाली लोग की म्यूजिक में बांसुरी, फ्लूट वो बहुत जरूरी, वो हर बात उसमें होती है। कृष्ण जी भी बजाते हैं बांसुरी। जैसे नेपाल में थी एक लड़की, उसका हैंड राइटिंग बहुत बढ़िया है। पता नहीं, सब लोग लिखते हैं कि वो उस लड़की का हैंड राइटिंग दुनिया में सबसे अच्छा। एक कोई गीत गाना चाहेंगे? नेपालीमा गीत गाउन चाहनुहुन्छ? यस्तो भनिदिनु, रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशान हाम्रो। मैं बोल सकता हूँ, आप बोलिए तो मैं उसको रिपीट कर दूंगा। रातो र चन्द्र सूर्य, रातो चंद्र सूर्य जंगी निशान हाम्रो। जंगी निशान। उसके बाद क्या था? अब यो तपाईँको 50 वर्षको करियर भनेको चान्चुने करियर होइन। 50 वर्षभन्दा लामो समय तपाईँले 50 वर्षभन्दा लामो समय तपाईँले नेपाली पेसेन्ट, भारतीय पेसेन्ट लगायत विभिन्न रोगीहरूलाई उपचार गरेर सन्तुष्टि दिनुभयो, उहाँलाई खुसी बनाउनु भयो, उहाँको उपचार निदान गर्नुभयो। त्यो हामीलाई पनि एकदमै सराहनीय लागेको छ। हाम्रो धेरै पुस्ताले तपाईँबाट उपचार लिएको छ, त्यसमा हामी एकदमै धेरै आभारी भएका छौँ। आज हामी तपाईँसँग कुराकानी गर्न पाउँदा धेरै खुसी भएका छौँ। हाम्रो कार्यक्रमको तर्फबाट तपाईँलाई सानो सम्मान स्वरूप एउटा प्रमाणपत्र दिन चाहन्छौँ। विगतमा तपाईँले दिनुभएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै सुदर्शन टेलिभिजन र कार्यक्रम प्रिमियम हेल्थ हबको तर्फबाट तपाईँलाई एउटा प्रमाणपत्र दिन चाहन्छौँ, तपाईँलाई एउटा सम्मान पत्र दिन चाहन्छौँ। हाम्रो कार्यक्रमको तर्फबाट, सुदर्शन टेलिभिजनको तर्फबाट एउटा सम्मान पत्र दिन चाहन्छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीलाई महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, आफ्नो विचार राख्नुभयो, यहाँको योगदान पनि हामीले सुन्यौँ। अन्तिममा केही सन्देश दिन, केही भन्न चाहनुहुन्छ लास्टमा? हम लोग मित्र देश हैं और हम चाहते हैं कि हम दोनों लोग तरक्की करें और बड़े देशों की लाइन में आए। थ्याङ्क यू। तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।